छत्तीसगढ़ के खजाने में अभी ताला नहीं लगा है, लेकिन जगह कम पड़ने लगी है। राज्य की कमाई बढ़ी है, विकास पर खर्च भी बढ़ा है और कर्ज अभी बेकाबू स्थिति में नहीं है। लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने एक ऐसी चिंता की तरफ इशारा किया है जिसे नजरअंदाज करना आने वाले वर्षों में भारी पड़ सकता है। सरकार के पास पैसा रहेगा, लेकिन नए कामों पर अपनी मर्जी से खर्च करने की गुंजाइश धीरे धीरे कम हो सकती है। यही छत्तीसगढ़ की असली वित्तीय चुनौती है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। किसी राज्य की आर्थिक स्थिति समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि सरकार के पास कितना पैसा आया, यह भी देखना जरूरी है कि उस पैसे में से कितना पहले ही तय खर्चों के लिए बंध चुका है। किसानों की योजनाएं, महिलाओं को आर्थिक सहायता, पेंशन, बिजली सब्सिडी और दूसरी सरकारी योजनाएं ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें सरकार अचानक बंद नहीं कर सकती। एक बार कोई बड़ा खर्च सरकार की जिम्मेदारी बन जाए तो अगले साल भी उसके लिए बजट में पैसा रखना पड़ता है। भारत सरकार के नीति आयोग ने राज्यों की आर्थिक सेहत को समझने के लिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स यानी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक तैयार किया है। इसमें 18 बड़े राज्यों की तुलना की गई है। इसमें देखा गया है कि राज्य कितना पैसा जुटा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कर्ज कितना है और खर्च का कितना हिस्सा विकास के कामों में जा रहा है। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कुल स्कोर 44.3 है और वह छठे स्थान पर है। यानी पूरी तस्वीर देखें तो छत्तीसगढ़ खराब स्थिति वाले राज्यों में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट का दूसरा आंकड़ा चिंता को बढ़ाता है। सरकार अपनी कमाई के मुकाबले खर्च को संभालने के मामले में छत्तीसगढ़ का स्कोर सिर्फ 8.4 है और राज्य 17वें स्थान पर है। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ को मजबूत भी बता रही है और सावधान भी कर रही है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के जरिए पहले कमाई की बात करते हैं। 2019-20 से 2023-24 के बीच छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्तियां 62.1% बढ़ी। सिर्फ 2023-24 में ही राजस्व प्राप्तियां पिछले साल के मुकाबले 10.26% बढ़ी। राज्य अपने टैक्स से भी पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा जुटा रहा है। टैक्स से होने वाली कमाई की आर्थिक वृद्धि के मुकाबले गति का एक पैमाना 2019-20 में 0.60 था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.91 हो गया। यानी समस्या यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार पैसा कमा नहीं पा रही है, समस्या यह है कि कमाई बढ़ने के साथ खर्च और जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य का कुल सरकारी खर्च करीब 59% बढ़ गया। इस बढ़े हुए खर्च में कई नई और बड़ी जिम्मेदारियां जुड़ी। नीति आयोग ने 2023-24 में राजस्व खर्च बढ़ने के पीछे कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास, कृषि बिजली सब्सिडी और बढ़े हुए पेंशन खर्च का उल्लेख किया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। सड़क बनने में आज बड़ा खर्च होगा, लेकिन सड़क बन जाने के बाद अगले साल वही पूरी रकम दोबारा नहीं देनी पड़ती। इसके उलट किसी व्यक्ति को हर महीने सहायता देनी है, पेंशन देनी है या ऐसी योजना चलानी है जिसका भुगतान लगातार होना है, तो अगले साल भी उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा। यानी आज की घोषणा कल की जिम्मेदारी बन जाती है। छत्तीसगढ़ में ऐसे स्थायी या आसानी से कम नहीं किए जा सकने वाले खर्च में 2019-20 से 2023-24 के बीच 18.1% की बढ़ोतरी हुई। यही वह जगह है जहां चिंता पैदा होती है। मान लीजिए किसी परिवार की सालाना कमाई 1 लाख रुपए है और उसमें से 80,000 रुपये पहले से तय खर्च में चले जाते हैं। परिवार के पास अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए सिर्फ 20,000 रुपये बचे। अगले साल कमाई बढ़कर 1,10,000 रुपये हो गई, लेकिन तय खर्च भी बढ़कर 1 लाख रुपये पहुंच गया। कमाई तो बढ़ी, लेकिन परिवार की वास्तविक वित्तीय आजादी सिर्फ 10,000 रुपये रह गई। सरकार के बजट में भी यही फर्क होता है। कमाई बढ़ना और नए कामों पर खर्च करने की आजादी बढ़ना एक ही बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में यही सवाल महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सरकार की कमाई बढ़ने के साथ ऐसी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं जिन्हें हर साल निभाना होगा। इसका असर राजकोषीय घाटे में भी दिखाई देता है। 2023-24 में छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा उसकी अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी का 5.32% रहा,
जबकि सरकार का अपना लक्ष्य 2.99% था। यानी सरकार ने जितने घाटे का अनुमान लगाया था, साल खत्म होने पर घाटा उससे काफी ज्यादा निकला। अब कर्ज की स्थिति को समझिए। 2023-24 में छत्तीसगढ़ की कुल बकाया देनदारियां उसकी अर्थव्यवस्था के आकार की 24.93% थी। यह राज्य के अपने लक्ष्य 23.81% से ऊपर थी, लेकिन 15वें वित्त आयोग के 30.8% के संकेतक से नीचे थी। इसका मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ पर कर्ज है और कर्ज बढ़ा भी है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि राज्य को आर्थिक संकट में फंसा या कर्ज में डूबा हुआ कहा जाए। ब्याज का खर्च 2019-20 से 2023-24 के बीच 36.78% बढ़ा है। हालांकि कुल राजस्व में ब्याज का हिस्सा 7.78% से घटकर 6.57% हुआ। इसलिए सिर्फ कर्ज के आंकड़े देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर नीति आयोग की चिंता क्या है? चिंता यह है कि आने वाले वर्षों में नए कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। मान लीजिए सरकार को किसी आदिवासी इलाके में नया अस्पताल बनाना है, किसी सूखे क्षेत्र में बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करनी है, किसी शहर में सड़क और दूसरी सुविधाओं का विस्तार करना है, या किसी उद्योग को लाने के लिए बुनियादी ढांचे पर पैसा लगाना है। इन कामों के लिए सरकार को पैसा चाहिए, लेकिन अगर बजट का बड़ा हिस्सा पहले से तय योजनाओं और खर्चों में चला गया तो नई जरूरतों के लिए विकल्प कम होते जाएंगे। फिर सरकार के पास मोटे तौर पर दो रास्ते बचते हैं, कहीं और का खर्च कम करे या नया कर्ज ले। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे सरकार की फिस्कल स्पेस यानी वित्तीय गुंजाइश कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो सरकार की जेब में पैसा हो सकता है, लेकिन जेब का बड़ा हिस्सा पहले से बंधा हुआ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए असली चिंता यही है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है और उसमें छत्तीसगढ़ की तारीफ बनती है। राज्य ने विकास और अधोसंरचना पर खर्च बढ़ाया है। 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय राज्य की अर्थव्यवस्था का 3.05% रहा, जबकि 2022-23 में यह 2.87% था। यानी सरकार एक तरफ लोगों की तत्काल जरूरतों और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ सड़क, सिंचाई और बुनियादी ढांचे में भी निवेश कर रही है। समस्या यह नहीं है कि कल्याणकारी योजनाएं गलत हैं या विकास पर खर्च गलत है। समस्या यह है कि दोनों के लिए पैसा एक ही खजाने से आता है। यहाँ उड़ीसा का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के इसी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा 73.1 अंक के साथ सबसे ऊपर है, जबकि छत्तीसगढ़ 44.3 अंक पर है। उड़ीसा की खासियत सिर्फ उसकी कुल रैंकिंग नहीं है, उसकी कमाई, खर्च और कर्ज के बीच संतुलन ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के लिए यह तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से मिलने वाली कमाई का बड़ा महत्व है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि राज्य के पास खनिज कितना है। असली सवाल यह है कि खनिज से आया पैसा कहां खर्च हो रहा है। अगर खनिज से आया पैसा हर साल के खर्च में खत्म हो गया तो संसाधन खत्म होने के साथ उसका फायदा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पैसे से सिंचाई, सड़क, बिजली, उद्योग, शिक्षा और ऐसी सुविधाएं बनाई जाएं जो आगे नई आर्थिक गतिविधि और रोजगार पैदा करें, तो आज का पैसा कल की कमाई में बदल सकता है। संसाधन संपन्न राज्य की असली परीक्षा यही है। अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या सरकार को महतारी वंदन जैसी योजनाएं या किसानों को 3100 रुपए की धान खरीदी बंद कर देनी चाहिए? इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब परिवार को आज मदद चाहिए तो सरकार को मदद करनी पड़ सकती है। किसान को बेहतर कीमत मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही यह सवाल भी जरूरी है कि आज की मदद कल उस परिवार को ज्यादा मजबूत बनाएगी या नहीं। महिला के खाते में पैसा पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ रोजगार, छोटे कारोबार और आय के अवसर भी बढ़ें तो वही मदद आगे चलकर परिवार की आय बढ़ा सकती है। किसान को बेहतर कीमत मिलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ सिंचाई, उत्पादकता, भंडारण और बाजार की सुविधा बढ़े तो किसान की आय मजबूत होगी और सरकार पर हर साल उसी तरह की सहायता देने का दबाव भी कम हो सकता है। यानी सरकार के सामने चुनाव कल्याण बनाम विकास का नहीं, चुनौती यह है कि कल्याण ऐसा हो जो विकास को कमजोर ना करे और विकास ऐसा हो जो भविष्य में कल्याणकारी खर्च का बोझ कम कर सके। तो आखिर सवाल का सीधा जवाब क्या है? क्या छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब गया है? नहीं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ को कर्ज में डूबा हुआ या आर्थिक संकट में फंसा राज्य कहना सही नहीं होगा।
राज्य की कमाई बढ़ी है, विकास पर खर्च बढ़ा है और कर्ज अभी उस स्तर पर नहीं है जहां आर्थिक दिवालियेपन जैसी स्थिति की बात आए। लेकिन खतरे की घंटी जरूर है। सरकार का खर्च जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले वर्षों में नए अस्पताल, सिंचाई, सड़क, उद्योग और दूसरे विकास कार्यों के लिए वित्तीय गुंजाइश कम हो सकती है। इसलिए यह दिवालियेपन की कहानी नहीं, चेतावनी की कहानी है। और अच्छी बात यह है कि यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब छत्तीसगढ़ के पास कमाई बढ़ाने की क्षमता भी है और दिशा सुधारने का समय भी। राज्य को अपनी आय बढ़ानी होगी, ऐसे खर्चों पर नजर रखनी होगी जिन्हें हर साल दोहराना पड़ेगा। विकास और पूंजीगत निवेश को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आज की योजनाएं कल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। क्योंकि किसी सरकार की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि उसने आज कितने लोगों को पैसा दिया। असली सवाल यह होगा कि जब अगली पीढ़ी की जरूरत सामने आई तब सरकार के पास उसके लिए पैसा बचा था या नहीं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।